वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशनल। मैं भी जाऊंगा। गंगा प्रसाद विमल। अनेक आधी अधूरी कथाएं इधर उधर कागजों में बिखरी पड़ी हैं। कभी उन्हें लिखने का मन बना तो कुछ और पन्ने जुड़ गए, वरना कभी किसी न किसी वजह से वे वहीं छूट गईं। उनके मुख्य चरित्र कहाँ बिला गए नहीं पता, पर इधर वर्षों बाद उस जिस आदमी को मैं मुकम्मल कहानी समझता था, वह भी एक दो बार पन्नों पर उतरा था। फिर कहानी आगे बढ़ ही नहीं पाई। फिर वह स्मृति से उतर विस्मृति के घटाटोप में विलीन हो गया। वही आदमी, समूचा वही आदमी उस जगह अवतरित हो गया जहां मैं अपने जैसे बूढ़ों के बीच जवानी की गप्पों में मस्त रहता था। वही आदमी आपने न देखा होगा। अरे, वैसा ही जवान जैसे वह विलुप्त होते वक्त था। ठीक वैसे ही उसके बाल, ठीक वैसा ही चेहरा। मुश्किल पहचानने में जरा भी न हुई। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी वैसे ही थे, सलीकेदार, ठीक ढंग के रंग रोगन वाले। मैंने अपने हाथों को देखा, वे एकदम मुरझाए हुए, रक्तविहीन सफेद। मैंने हाथ से ही तुलना कर डाली, इसलिए पाठक थोड़ा अटकेंगे, सोचेंगे क्या बात हुई। अरे भाई, सीधे उस आदमी पर आओ। उसके वन की कोई चटपटी चीज सुनाओ। आप तुलना करने लगे। हुआ यह कि उसने भी मुझे देखा। वह चकित लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मुझ में इतना बदलाव आ जाएगा। फिर भी उसी ने हिम्मत की, मेरी ओर बढ़ा, अभिवादन किया और बातचीत में पहल करने के बहाने बोला, तो आप ही न हैं। मैं झेपा, शायद इसे झेप ही कहेंगे। तुलनात्मक रूप से वह ज्यादा प्रभावशाली लग रहा था। एक प्रभावशाली आदमी की तरफ सब खींचते हैं। यह बात मैं पहले से गौर करता आ रहा था कि अब वे नए लोग जो किसी काम की वजह हमेशा इर्द गिर्द मंडराते और चापलूसी भरी शब्दावली में मीठी मीठी बातें करते, अब या तो तारिकाओं वाले पन्ने पलटते रहते या ऐसे लोगों के गिर्द रहते जी न से कुछ हासिल होने वाला था। माफ करें, इस बड़े शहर में मैंने तहसील स्तर की एकजुटता की भीड़ देखकर कहा था, जल्दी ही ऐसी नजर वालों का रुतबा बढ़ने वाला है जो अपनी तहसील को ही दुनिया समझते हैं। उनके पुरातत्व का महत्वपूर्ण ज्ञान उन्हीं के मोहल्ले टोलों को मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से पुराना साबित करने की जुगत में भिड़ा रहता। असल में ये लोग बड़े लोगों के गिर्द मंडराकर उनके नामों की बैसाखियों के सहारे कुछ दिन चलकर अपना गंतव्य पा लेते हैं, तो फिर बदलने में भी देर नहीं लगाते। मेरे एक मित्र का कहना है कि पहले ये जो साइकिल रिक्शा खींचते थे, कुछ दिन बाद मारुति में ठिसके से चलते हैं। मैं उन्हें कहता कि भाई, ऐसे लोगों को तो मैं आदर्श समझता हूँ, ये स्वयं ही कुछ बन जाते हैं। मेरे दोस्त मुस्कुराते कहते, इन्हें समझना थोड़ा कठिन है। चालाकी और कामयापन में इनका कोई मुकाबला नहीं है। आज ये कम्युनिस्ट हैं तो कल कम्युनलिस्ट होते, इन्हें देर न लगेगी। और इधर इस प्रवृत्ति से भिन्न यह आदमी, जिसका मैं कुछ भला नहीं कर सकता था, मेरी तरफ खींचा और मुझसे सवाल कर रहा कि मैं ही हूँ या कोई दूसरा आदमी जो बूढ़े आदमियों की समान काठी में आ घुसा हो। वर्मा, शर्मा, तिवारी, सिंह, अरे कुछ भी तो कह सकता था वह। पर इधर बढ़ती भीड़ में अब संज्ञाओं के इन नाम रूपों का महत्व खत्म हो गया था। अब अगर कोयले की दलाली या कुत्तों की खाल के व्यापार से आप अरबपति बन गए हों, तो आप राय साहबों या पद्म पुरस्कारों से सज्जित संज्ञाओं से ज्यादा बड़े हैं। बशर्ते रुपए पैसे के मामले में आप समझदार हों। तो वह आदमी मुझसे पूछ रहा था कि सत्यापित करो कि तुम ही हो। मुझे चुहल सूझ सकती थी, पर मैं उस रहस्य को जानना चाहा था कि उसके वर्तमान रूप का राज क्या है। छोड़िए भी सवाल जवाब, उसने बातों को मोड़ देना शुरू किया। आप आजकल क्या कर रहे हैं? बस रिटायर हो चुका हूँ। वह तो आपके चेहरे को देखते ही मैं समझ गया था। और आप क्या कर रहे हो? मैं ज्यादातर विदेश में रहता हूँ। मैं भी लिखने पढ़ने का ही काम कर रहा हूँ। तो भारत में कितने दिन रहेंगे? कुछ भी तय नहीं है। अचानक ही जाना पड़ेगा क्या? मैंने पूछा। कुछ कुछ वैसा ही। अब दुनिया बदल गई है। माफिक जगह पहुंचकर आप मुक्त हो जाते हैं और फिर जैसी दुनियावी तस्वीर होती है वैसा ही करने लगते हैं। दिलचस्प, मेरे मुंह से निकला। बड़ी विचित्र बात है। मैंने प्रस्ताव दिया, आओ चाय पीते हैं, और उसके उत्तर के इंतजार से पहले पास की सीट पर बैठ गया। जरूर जरूर, कोई जल्दी तो नहीं है ना? मैं आश्वस्त होना चाहता था ताकि उनके साथ काफी वक्त बिताकर जानकारियों से वाकिफ हो लूं। बिल्कुल निश्चिंत रहें, वह कहते कहते मुस्काया। हिंदुस्तान में, उसने बातचीत को झटके से विराम दे डाला। क्या दिखा आपको हिंदुस्तान में? बस कुछ नहीं, एक लंबी फुर्सत। लोग फुर्सत में हैं। जो कुछ होगा वह पश्चिम से ही आएगा। यह अगर आप गौर करें तो एक तरह का ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणों ने यह व्यवस्था पहले से की हुई है। जो कुछ होगा ऊपर वाला करेगा, परंतु यह कहते हुए भी वह अपनी दक्षिणा झपोर लेगा। फुर्सत में और दक्षिणा,
मैंने कहा, अब जजमान लोग इतने मूर्ख नहीं रह गए, सब कुछ ठोंक बजाकर देखते हैं ना। भाई यही है ना पश्चिम का असर। वह मुस्कुराते हुए बोला, वहाँ सब ठोंक बजाकर देखते हैं, पहले गांठी दो फिर माल लेंगे। उसने जेब से एक छोटी डिब्बी जैसी चीज निकाली, अब मैं सारा दफ्तर इसी डिब्बी से यहाँ से चलाता हूँ। उसने डिब्बी खोली तो मोबाइल टेलीफोन से थोड़ा चौड़ा सा कुछ 1 इंच भर मोटा सपाट सा यंत्र निकला। यह क्या है? बस एक यंत्र, पर किस उपयोग के लिए? कहा ना, मैं अपना सारा दफ्तर इसी से चलाता हूँ। कहीं से भी यह मुझे सूचनाएं देता है। यहाँ इस जगह आवाज वाली चीज का प्रचलन नहीं हो सकता। यहाँ तो हम मोबाइल का इस्तेमाल भी नहीं करते। मैं यह नियम जानता हूँ। हमारे देश में यानी जहाँ मैं अब रहता हूँ कई जगह पाबंदियां हैं। यहाँ पर कुछ पढ़ तो सकते हैं पर बोल नहीं सकते। मुझे मालूम है। उद्धरण डॉट 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 उद्धरण। पर इस यंत्र में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कुछ बोला जा रहा हो कहीं भी वह लिखकर आ जाता है। क्या मतलब? यही न कि यह यंत्र बोले को लिपिबद्ध कर देता है और इसी के बाहर के मॉनिटर पर छाप देता है। हुआ ना आसान। आप चाहे तो बस अपने हाथ के स्पर्श से या किसी भी नुकीली चीज से लिखकर वह तत्काल दूसरी पार्टी को भेज सकते हैं। फिर बोलने की जरूरत ही कहाँ पड़ी। चमत्कार, बस यंत्र है, मशीन का चमत्कार। हर लिपि में लिखता है क्या? हाँ, यह तो बहुत काम की चीज है। इसीलिए ये तो पश्चिम के लोग तरक्की कर रहे हैं। अब करोड़ों लोगों के लिए यह यंत्र सुलभ होगा। देखो ना वे कितने होशियार हैं। हर बार इस यंत्र में सुधार कर हर बरस लोगों को नए यंत्र लेने के लिए मजबूर करते रहेंगे। यही व्यापारिक जगत का अनैतिक काम है। बस इसी बात पर तो हम मार खाते हैं। पर सोचो तो भाई, एक कंपनी एक साल में इतने यंत्र पैदा करे और एक ही साल में इतने ही पुराने यंत्र कूड़ा बन जाएं तो यंत्रों का कूड़ादान हो गई न धरती। अरे इसी बात को तो आप लोग समझ नहीं रहे। वह थोड़ा झल्लाया। सोचना तो पड़ेगा ही न कि ये कंपनियां पूरी दुनिया में कुछ बुराइयां भी फैला रही हैं, दुनिया को कूड़ेदान बना रही हैं। बस यही बात मुझे हिंदुस्तानियों की नहीं भाती। अरे, वह जैसे कुछ गुस्से में आ गया था। फिर वह नर्म पड़ता बोला, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। क्यों थोड़ी देर के लिए ही क्यों? मेरी बात को पूरी तरह मानने में हर्ज क्या है? हर्ज तो कोई नहीं। उसने फिर संयम बरता, पर गुस्सा झलक रहा था। व्यापारिक दुनिया में पैसे कमाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। आप कहना क्या चाहते हो? वह थोड़ा संबोधनों में अटका। देखो मित्र, एक कंपनी एक यंत्र बनाती है। चलो मान लिया उस पर सारे खर्चे करती है, शोध करती है, उसे ठीक ठाक बनाती है, उससे मुनाफा कमाती है। सवाल इतना है कि यह मुनाफा जो उसे मिला यह उन लोगों की मेहनत का है जिन्होंने काम किया, उन्हें उसने ढेरों पैसा दिया, जैसे नए उद्यमियों को प्राप्त हुआ। यह तो न्यायपूर्ण सा लग रहा है ना? पर इसी में अन्याय छिपा हुआ है। उसने बनाने वाले ने गौर नहीं का, या वह कैसे छिपे छिपे लूटने का आयोजन कर रहा है। समझ गया। वह कुछ सख्त हो गया। तुम सॉरी, आपसे अभी कम्युनिस्ट का प्रभाव नहीं मिटा, सारी दुनिया से कम्युनिस्टों की विदाई हो गई। पर आप जैसे लोगों में अभी है। अब यह मामला दूसरी तरह का है। समतावादी जरूर बाहर हो गए पर अभी लोगों की बातों को न्यायपूर्ण ढंग से सोचने वाले तो अमेरिका में भी हैं। अमेरिका का सोच एक है। 11 सितंबर ने पूरे अमेरिका को एक कर दिया। हादसे अक्सर एकजुटता ले आते हैं, फिर उसी ढर्रे पर जीवन चल पड़ता है। खैर, आप अपने यंत्र की बात कर रहे थे ना? इसे आप एक अटकल से जानने की कोशिश कीजिए। कौन सी अटकल? यह व्यापारिक कला है। बने उत्पाद का क्षेत्र विस्तार जरूरी है और इसके लिए एक ही नियम है कि जितने बड़े वर्ग को उल्लू बनाओ उतना अच्छा। मुझे यह अटकल ठीक नहीं दिख रही। ये तो केवल कल्पना कर रहा हूँ। कल्पना, इसकी कल्पना भी बुरी चीज है। उसने थोड़ा गुस्सा झलकाया। देखिए, सृष्टि में मनुष्य ही बुद्धि का उपयोग करने वाला प्राणी है। हम कैसे मान ले यह असली झंझट है? अपनी बुद्धि से ही तो मनुष्य आगे बढ़ रहा है। आप ठीक कहते हैं। आइए दूसरी परीक्षा करें। देखिए, बुद्धि का पराक्रम व्यक्तिशः फलित नहीं होता। कैसे? यह बुद्धि इस मस्तिष्क में है। हाँ, जैसे पेड़ में फल है। फल उपयोग के लिए है। किसके उपयोग के लिए है? उद्यमी के लिए ना। आपने ठीक कहा। यहीं से परीक्षा करें। क्या पेड़ स्वयं फल खाता है? नहीं। तो अर्थ हुआ सृष्टि में जो भी फलदायी है वह दूसरों के लिए भी है। आप बातों को उलझा रहे हैं। जो लोग अपने मस्तिष्क से कुछ रचते हैं वह उनका है, अपना, निजी, व्यक्तिगत। आप लोग जो समाजवाद के पक्षधर हैं व्यक्ति को गौण कर सब चीजों को गड़बड़ कर देते हैं। अब पश्चिमी वैज्ञानिक ने जो कुछ भी निर्मित किया है उससे समाज का
पूरी मनुष्य जाति का भला हुआ है न। कोई भी दृष्टांत लीजिए। इन महान आविष्कारकों ने यदि अपने मेहनताने के रूप में कुछ ले लिया तो इतना हो हल्ला क्यों? तमाम क्रांतिकारी लोग उन महान अन्वेषकों को, उनकी परंपराओं को नष्ट करने की प्रक्रिया में विश्व के सुखद भविष्य की हत्या नहीं कर रहे हैं क्या? वह ज्यादा आवेश में आ गया था। चलिए आपकी बात मानते हैं। यह तो आप मानेंगे कि इस पृथ्वी का भी इस सारे प्रकरण में कुछ योगदान है। अगर यह पृथ्वी न होती तो क्या मनुष्य संभव था? आप तो ऐसा सवाल कर रहे हैं जिसका मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने जोर देकर कहा। कैसे? अरे भाई, यह हवा, पानी, यह वातावरण, क्या यह सब कुछ आपके आविष्कारों से प्रभावित नहीं होता है? होता होगा। आविष्कारक इसकी चिंता क्यों करें? आखिर आविष्कार का मूल लक्ष्य क्या है? मूल लक्ष्य अलग अलग दृष्टियों से देखा जाता है। कैसे? एक व्यक्ति जो अपनी बुद्धि से कुछ चीजें अन्वेषित करता है वह यह बताना चाहता है कि मनुष्य मस्तिष्क यदि विकसित हो तो वह सृष्टि के रहस्यों को जान सकता है। माफ करें, यहीं पर गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? इस मामले में व्यक्ति यानी वह मनुष्य बड़ा हो गया। क्यों न हो वह बड़ा? दुनिया की सारी जनसंख्या में सिर्फ एक आदमी ही बड़ा हो, इसमें हर्ज ही क्या है? यही तो वह बिंदु है जहाँ से व्यक्ति पूजा शुरू होती है। व्यक्ति सीखता किससे है? निकटस्थ से, प्रकृति से, समाज से, और समुदाय में वह सुरक्षित भी है? बिल्कुल नहीं। अब जैसे गांधी को लें। गांधी के त्याग को तो देखो। ऐसे हजारों त्यागी मिलेंगे दुनिया में। समझो, गांधी ने अपनी पश्चिमी शिक्षा के अहंकार को त्याग कर भारत की सेवा करने का संकल्प लिया। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। कोई कारण? असल में गांधी ने भारत को प्रगति के रास्ते से 100 वर्ष पीछे धकेल दिया। क्या आप इसे सिद्ध कर सकते हैं? यह तो स्वयं सिद्ध है। कैसे? क्या दिखाई नहीं देता? दुनिया में गांधी की प्रतिष्ठा देखी है क्या? यह सब विज्ञापनबाजी है। क्या मतलब? मतलब साफ है, जो राज्य हथियाना चाहते थे उन्होंने भारतीय जनता को उल्लू बनाने का सबसे आसान तरीका समझा। मैं सोचता हूँ आपको अपनी इस राय पर पुनर्विचार करना चाहिए। भला क्यों? क्या यह सच्चाई नहीं है? इतिहास के संदर्भ में देखें तो यही एकमात्र सच नहीं है। देखिए, आप लोग इसी तरह तर्क के द्वारा इतिहास का हवाला देकर उन्हीं शक्तियों का समर्थन करते हैं जो राजसत्ताओं से फायदा उठाते हैं। हम अपनी मूल बातचीत में वापस चले तो बेहतर, मैंने प्रस्ताव दिया। मूल बात यही है कि नए नए आविष्कारों ने मनुष्य को जो नई सुविधाएं दी हैं, उनके आविष्कारकों और उत्पादकों ने जो नई दुनिया बनाई है, उस व्यवस्था का परिपूर्ण रूप से विकास होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। व्यवस्थाएं विकसित होती रहती हैं, परंतु मनुष्य को लूटने की दृष्टि से जिन सुविधाओं की विज्ञापन और प्रचार द्वारा बढ़ा चढ़ाकर विज्ञप्ति की जाती है, वह शोषण का नया तरीका है। पहले आदमी के श्रम पर कुछ एक पूंजीपति डाका डालते थे, अब पूंजीपति घराने, कॉर्पोरेट जगत विश्व को। मेरे वाक्यों से वह आहत हुआ, ऐसा मुझे महसूस हुआ, क्योंकि मेरी बात सुनते सुनते वह यकायक खड़ा हुआ, बोला, आपकी और मेरी बातचीत हो ही नहीं सकती। हम दो अलग दृष्टियों से सोचने वाले लोग हैं। आप भूल जाते हैं कि मनुष्य को मनुष्य की दास्ता से मुंह कती का काम पश्चिमी सत्ताओं ने किया। उसका क्रेडिट तो उन्हें देना ही चाहिए। बैठिए, बैठिए। बहस में उत्तेजित होना बुरा नहीं। हम आपस मैं कह ही रहा था कि उसके इंस्ट्रूमेंट में कोई हलचल हुई। 1 मिनट, उसने मुझे हाथ से बरजा। क्या हुआ? शायद कोई संदेश हो, देख लें। उसने थोड़ी देर अपनी डिब्बी को हिलाया, पर उस पर कोई संदेश दर्ज नहीं हुआ। ठीक इसी बीच दो लोग आपस में जोर जोर से बातें करते अंदर घुसे। सब साले लुटेरे हैं, उनमें से एक बोल रहा था। वे भूले से हुए थे कि इस जगह जोर जोर से बोलना तो ग्राम्यता की निशानी थी। सब लोग जो चुपचाप बैठे हुए थे उन्हें सर उठाकर ताकने लगे। छोड़ो भी यार। क्यों छोड़ो? हम क्या कर लेंगे? क्यों, कंपनियों पर दावा तो ठोक सकते हैं। अबे कितना पैसा लेंगे वकील लोग? अब जब लाभ लेना है तो। यह बनियों, तस्करों, लुटेरों की व्यवस्था है। इसमें लाभ की गुंजाइश कहाँ है? क्यों, अधिकार तो हैं, मूलभूत अधिकार। यारो, अपने अधिकार, वह कहकर ठहाकेमार हंसी हंसा। दोनों जन बोलते बोलते अपनी सीटों पर बैठ गए। ऐसे बहुत कम अवसर होते थे जब उस जगह ला जोर जोर से बोलते और बहस करते थे। खुद को सुसंस्कृत कहानी के लिए कड़ी तपस्या जैसी बात थी। शिष्टाचार नामक कोई चीज रह नहीं गई है। मेरे दोस्त ने हैरानी जताते हुए धीमे से कहा। उसके हाथ में अब भी उसका यंत्र था। 100 लोगों के व्यवहार पर अनुशासन का शिकंजा होना चाहिए। कहाँ है भारतीय संस्कृति, शिष्टाचार? वह भी आवेश में आ गया था। आजकल शिष्टाचार राजनय की वस्तु रह गया है।
मैंने विनम्रतापूर्वक बहुत धीमी आवाज में उत्तर दिया। साथ में जोड़ा, लोग अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर रहे हैं ना, ऐसा क्यों हो रहा है? वह तैश में था, स्वतंत्रता का मतलब अराजकता नहीं है। वे अपने अपने ढंग से विश्व की बदलती स्थिति पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इस तरह की दुनिया बना दी गई है। अब तो लाजिमी है, रसोई घर विश्व का बाजार होना है। कैसे? अब ये दोनों जन जिस बात से त्रस्त हैं, उसका मूल केवल बाजार का पूरे जीवन में हस्तक्षेप है। यह आप अटकल लगा रहे हैं। आप ठीक हो सकते हैं। मैं अनुमान के सहारे आगे बढ़ रहा हूँ। अनुमान भी तो सत्य की प्राप्ति का एक साधन है। देखिए, हम लोग दर्शन शास्त्र की गुत्थियों में न जाएं, परंतु आप जानते हैं कि ज्ञान की हर शाखा में अनुमान की एक जगह है। चलिए, सुन लेता हूँ आपकी बात। कोई उत्पाद्य जब बनता है तो उसमें बहुत सी चीजें शामिल होती हैं। अचानक बोलते हुए उसे रोक वह। मेरे प्राचीन दोस्त यानी पूर्व परिचित बड़ी बेचैनी से बोले, सब पुरानी बातें हैं। कहने तो दीजिए। अरे क्या फायदा, यही मूल भाव है ना। हम हर चीज में फायदा देखने के आदी हो गए हैं। तो आप बताइए ना, क्या कोई नुकसान या हानि के कोई काम शुरू करेगा? चलिए इसी बिंदु से शुरू करते हैं। मुझे बहस में मजा आ रहा था। करिए। कोई आदमी एक कारखाना लगाता है। वह फायदे के लिए प्रतिश्रुत है। पर क्या यह फायदा एकांगी है? क्यों? जो भी काम करेगा फायदा ही उसका लक्ष्य होगा ना। फिर एकांगी क्या हुआ? क्या उत्पाद्य से दूसरे का फायदा नहीं है? मुख्य क्या है, इस पर फैसला दें आप। मुख्य एक नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ। यह सब एक सामुदायिकता का प्रतिफल है जो सामुदायिकता को ही संबोधित है। फिर आप उलझा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि कोई भी शुरुआत किसी भी चीज की हो, वह अपने आप में बहुमुखता लिए हुए है। हम इस सच से क्यों मुंह मोड़ना चाहते हैं? आपका आधार ही गलत है। उसने कुछ कुछ चूकते हुए मेरी नासमझी पर तरस खाते हुए कहा, कोई चीज किसी और के उपयोग की हो या उसे भा जाए तो यह अलग सी बात है। यह तो आप मानेंगे कि उसका ताल्लुक एकदम उत्पादित वस्तु से नहीं है। आपने कोई फर्नीचर बनाया, किसी पैसे वाले ने उसे किसी भी प्रयोजन से खरीदा हो, उसका क्या अर्थ? अब मेरे लिए कुछ कठिन सा रास्ता था। उस आदमी को किसी भी कोण से समझाने में मैं असमर्थ सा महसूस कर रहा था कि अचानक उसके हाथ से मेज पर रखे यंत्र में कुछ हलचल हुई। पर फिर वह शांत हो गया। मेरे मित्र ने उसे हर कोण से पलटा पर वह निर्जीव ही रहा। मैंने बात बदलने के लिहाज से सारे प्रसंग को वहीं दफनाते हुए नए ढंग से बातचीत को मोड़ने के लिए पूछा, आपने अपना परिवार यहीं रखा हुआ है कि वे बाहर ही रहते हैं? वह कुछ भड़के हुए स्वर में बोला, इसका कोई अर्थ हमारी बातचीत से नहीं है। क्या परिवार उत्पाद सी चीज है? मार्क्सवाद में परिवार के लिए क्या जगह है? मैं हथियार डालने के लिए तैयार हो गया। मैंने घड़ी देखी। जाहिर है यह उसके लिए भी संकेत था कि बस इससे आगे बात बढ़ेगी नहीं। नहीं, नहीं, मेरा मतलब परिवार को वर्तमान बातचीत से जोड़ना नहीं था। मैं माफी चाहता हूँ अगर कोई ऐसा संकेत मेरी बातचीत से उभर रहा हो। उसने फिर यंत्र उठाया, उसे चारों तरफ से निहारा। छे से उसे खोला, उसकी महीन सी काया को गहराते संदेह से देखा। वह यंत्र मुझे विचित्र लगा। दिखने पर मोबाइल जैसा, पर उसके भीतर परतों के भीतर परतें थीं जैसे गुड़िया के भीतर गुड़िया होती है। मैं जरा बाहर हाँ, शायद यहाँ सिग्नल पकड़ने में गड़बड़ी है। इस तरफ से मैंने बगीचे की तरफ इशारा किया। ओह, धन्यवाद, माफ करेंगे, बस जल्दी ही लौटा। वह कुछ चिंतामग्न सा दिखा। उसे किसी फौरी संदेश का इंतजार था, और यंत्र था कि कुछ सूझा ही नहीं रहा था। अंदर बहुत से लोग बैठे थे। एक मेज के इर्द गिर्द नामी गिरामी पत्रकार थे। वे अपनी बहसों में निमग्न थे। एक और राजनीतिज्ञों का जमावड़ा था। वे भी अपनी बातों में मशगूल थे, आज की महत्वपूर्ण खबरों पर विमर्श में निमग्न। वे लोग सभी ऐसे विचारवान थे जिनके पास न सिर्फ आलोचनात्मक दृष्टि थी बल्कि वे राष्ट्रीय नीतियों को अपनी ओर मोड़ने में कुशल थे। इससे अंदाजा लग सकता है कि माँ रे विदेश में निवास कर रहे मित्र क्यों वर्ष के कुछ दिन इन्हीं केंद्रों की ओर आते हैं। माफ करना, वे जितनी तेजी से गए थे उतनी ही तेजी से लौटे। इस यंत्र में कुछ गड़बड़ है, और मुझे नहीं मालूम कि यहाँ इसका उपचार हो पाएगा। परंतु मैं थोड़ा बाहर बाजार की ओर जाकर कहीं से अपने नगर में फोन कर लेता हूँ। उसने घड़ी देखी, अभी सुबह का वक्त होगा, वहाँ कोई न कोई मुझे अटेंड कर लेगा। अगर बुरा न मानो तो मैं इस भारतीय मोबाइल टेलीफोन को ले लो। इसमें बाहर फोन की सुविधा है। व्यर्थ में आपके पैसे खर्च हो जाएंगे। उसकी फिक्र न करें। मैंने कहा, मुझे यह सुविधा किसी कारण मिली हुई है। कारण मैं फिर बताऊंगा, पर इसका बिल कोई अन्यत्र देता है।
आप बेफिक्र हो, जितनी देर चाहें बाहर खड़े होकर बातें करते रहें। मेरे आग्रह पर उसने फोन ले लिया और तत्काल बाहर चला गया। लौटा तो वे थोड़े खिन्न थे। क्या बात हुई? मैं उत्सुक था जानने के लिए कि क्या घटा होगा। हाँ, बात तो हुई, पर यंत्र में जो गड़बड़ी है वह कंपनी के ही द्वारा ठीक की जाएगी। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। सोचना क्या है, आजकल कुरियर सर्विस ऐसी है कि उन्हें यंत्र कल ही मिल जाएगा और वे ठीक कर लौटा दे तो बहुत अच्छा। कुछ शर्तें बहुत कड़ी हैं, सामान्य ग्राहकों पर वह लागू नहीं होनी चाहिए। वह बोला। उसके बोलने में क्षोभ ज्यादा था। वह बोला तो ऐसे लगा कि वह किसी अंतर्वेदना से पीड़ित हो। मैंने उसे उबारने के लिए कहा, हमारे शहर में भागीरथ पैलेस और नेहरू प्लेस दो ऐसी जगहें हैं जहां अत्यंत प्रतिभाशाली लोग हैं। वे आपके यंत्र को यहीं दुरुस्त कर देंगे। पर अब शाम हो चली है, कोई मिलेगा नहीं। नहीं, संभव नहीं है। दुख यह है कि ठीक करने की जो राशि उसने बताई वह यंत्र के मूल्य से दुगुनी है। यह तो एकदम चोरी और सीनाजोरी हुई। ऐसी बात नहीं, मैं इन कामों की कुछ सच्चाइयां जानता हूँ। शायद यंत्र में जमा रिकॉर्ड की सुरक्षा के कारण यह हो। यही तो मैं कहना चाहता था। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मुनाफे के लिए उपभोक्ताओं को उल्लू बनाने के नए नए रूप, नए नए कार्यक्रम बनाती चलती हैं। आपकी बात सही हो सकती है। अपने इस ताजे से अनुभव से तो यही लगता है। वह बदला हुआ आदमी लग रहा था। उसकी आवाज बहुत कोमल हो आई थी। मैंने कल्पना की कि पूंजीवाद के खिलाफ एकजुटता में यही एक स्वानुभूति से उत्पन्न विनम्रता एक नए प्रजातांत्रिक मूल्य के रूप में उभरती है। मैं इस बात पर फिर से बहस करना चाहता हूँ कि अपने विकास के लिए आदमी किस हद तक निजता का उपयोग कर सकता है। यह बड़ा कठिन इलाका है। मैंने स्पष्ट किया, न्यायविद समाजशास्त्री सारे के सारे इस इलाके में घूमे हैं, यानी उन्होंने विचार किया है, पर अभी तक कुछ ऐसा फल नहीं दिखता। क्या इससे कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है? वह बोल ही रहा था कि तभी अचानक एक बवंडर की तरह लोगों का बड़ा हिस्सा दौड़ता भागता इस ओर आया। लोग छिपने के लिए दरवाजों के पीछे, शौचालयों की ओर लपके। यह पल भर में हो गया। हम बैठे लोग हतप्रभ थे। क्या हुआ? दौड़ते हुए एक आदमी ने कहा, शायद आतंकवादी घुस आए हैं। बाद में पता चला कि किसी के भाषण पर बिदक कर दक्षिणपंथी लोगों ने हंगामा किया और मारपीट करते हुए लोगों को दौड़ाते रहे। यह अराजकता है, मैंने कहा। दक्षिणपंथी लोग तर्क सुनना नहीं चाहते। इसमें थोड़ी रियायत भी रखनी चाहिए। अगर कोई किसी की भावना भड़का रहा हो तो उसका विरोध करना ही चाहिए। यही एक न्यायपूर्ण रास्ता है। उसने अपना पक्ष रखा। प्रजातंत्र की यह खूबी है। मैंने अपनी बात उसके पक्ष में रखी कि जो भी हो उस पक्ष का आधार जरूर जानना चाहिए। नहीं, सभी तंत्रों में यह छूट होनी चाहिए। पर कैसे कर पाएंगे ऐसे मामलों पर ऐसी व्यवस्था? कानून से। कानून भी प्रजातंत्र में बहुमत से पारित होते हैं। मैंने स्पष्ट किया, यह संभव नहीं है। दक्षिणपंथी लोग कभी भी मतदान के वक्त भावनात्मक रूप से किसी चीज का दोहन कर सकते हैं। ऐसा तो सभी कर सकते हैं, बल्कि करते ही रहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा आरोप हम कुछ विज्ञ लोगों पर नहीं लगा सकते। क्यों, इसमें क्या तर्क है? विज्ञ लोगों की अलग कोटि क्यों? मैं इसे मूल नीति के विरुद्ध समझता हूँ। मेरे पास तर्क हैं। क्या यह स्वातंत्र्य की रक्षा का छोटा सा काम नहीं है जिसे बेजुबान लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? उसने तर्क दिया, वे हिंसा से प्रेरित हैं। उनका लक्ष्य एकदम कुछ और है। मैंने दृढ़ होकर कहा, पर मैं ऐसा नहीं मानता। व्यक्तिशः बहुत चीजें ग्राह्य नहीं होती। मैं संक्षिप्त उत्तर देकर सोचने लगा कि इस व्यक्ति को किस रूप में समझाऊं कि यह उस सत्य का साक्षात कर सके जो इस बहस के मूल में है। तभी कुछ पुलिस वाले धड़धड़ाते हुए सीधे रेस्तरां में पहुंचे। हम लोगों की चाय बहस के बीच ही ठंडी हो चली थी। मैं दूसरी चाय के लिए बोलते बोलते सोच भी रहा था। सुनिए, एक का आवाज में पुलिस वाला सबको संबोधित हुआ। कुछ उपद्रवी लोग परिसर में घुस आए हैं। आप किसी को पहचान सकते हो तो हमें उन्हें पकड़ने में सहयोग दें। कानूनी धारा के अनुसार उन्होंने ऐसे परिसर में घुसने की चेष्टा की है जहां केवल अधिकृत लोग ही आ सकते हैं। वह कुछ बोलने के लिए तैयार हुआ, पर मैंने उसे रोक दिया। पुलिस वाले चारों तरफ आ गए, जैसे उन्होंने घेरा डाल दिया हो। जो लोग अधिकृत नहीं हैं वे लोग कृपया अपने हाथ खड़ा करें। मेरे साथ वाला आदमी अधिकृत नहीं था। वह जरूर किसी का मेहमान था। इस पल वह मेरा ही मेहमान था। वह हाथ उठाने ही वाला था कि मैंने उसे फिर रोका। वह चुपचाप मेरी तरफ देखता रहा। थोड़ी देर बाद पुलिस के लोग चले गए। एक सज्जन खड़े हुए बोले, आजकल आतंकवाद का जमाना है। पुलिस को अपने कर्तव्य कर लेने चाहिए। पर अनधिकृत लोगों को रोकेंगे कैसे?
एक व्यक्ति ने जो भीतर बैठा था ने शंका व्यक्त की। यहाँ ढेरों लोग सुस्ताते रहते हैं, राजनीतिज्ञों से मिलने के लिए ही, जैसे यह चाय घर बनाया गया हो। सही कहते हैं आप, किसी ने समर्थन किया। आजकल पहचानना मुश्किल है कि कौन असली है और कौन नकली। असल में पूरे मुल्क में ही यह वातावरण है। एक ने टिप्पणी कर दूसरे की ओर देखा। वह प्रतिपक्षी था। बोला, अरे यह सब सरकारी चूंचले हैं। वार्ता चल ही रही थी कि कुछ एक पदाधिकारीगण घुसे, उनके हाथों में कुछ कागज थे। परंतु भी के लोगों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वे सब अपने में मशगूल थे। मेरे मेहमान ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे माहौल में हम बड़े बड़े सवालों के बारे में कैसे एकजुट हो पाएंगे। मैं इस मामले में चुप ही रहा, क्योंकि बड़े बड़े सवालों पर एक राय रखना कठिन था। मुझे आपके फोन की दोबारा आवश्यकता पड़ सकती है। मुझे अपने एक अन्य फोन पर यह संकेत छोड़ना है कि वे मुझे आपके नंबर पर संपर्क करें, क्योंकि आपके फोन से यहाँ से नंबर मिलाने पर बहुत खर्चा निकल आता है। उसने संकोच से कहा, उसकी आप परवाह न करें। फिर मैं अंदर की घटना से भी क्षुब्ध हूँ। हम भारत में इसे अपने ही ढंग से देखते हैं, इसे अप्राकृतिक नहीं मानते। इसमें प्राकृतिक क्या है? जहाँ लोग रहेंगे समस्याएं तो रहेंगी ही। यह पराजित मनोवृत्ति है। हम ऐसे ही रहते हैं भाई, सदियों की आदत है। तभी कहता हूँ न, इसे बदलना चाहिए। अब हमारे लोक में, मनोचित में, हमारी तमाम साधनाओं में यह है। कैसे बचे इससे? बस यही बात है न। मैं कतई सहमत नहीं हूँ। वह क्षोभ में बोला, जो भी हो, भारत को अपने को बदलना होगा। इस अर्थ में भारतीय को भी हमारी समूची दृष्टि में जो प्रबंधन की कमी है उसे भीतर प्रविष्ट कराना होगा। मैंने पाया कि वह काफी क्लिष्ट भाषा बोलने लगा था। उसने मेरा टेलीफोन अपने हाथ में ऊपर उठाया। पश्चिम की इस छोटी चीज ने कितना क्रांतिकारी काम किया है, कभी आपने इस पर सोचा है? मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया। वह इससे कुपित सा जान पड़ा। मैं जरा बाहर जाकर फोन कराऊं। वह उठकर चला गया तो मैं सोचने लगा, अमेरिका में बसा एक आदम घर लौटता है तो उसे अपने घर की दीवारें ज्यादा काली लगती हैं। मुझे याद आया, मेरा एक सहयोगी यूरोप में कहीं नौकरी करने लगा। गाहे बगाहे वह आता रहता था। भारत में उसे कोई नौकरी मनचाही सी नहीं मिली थी तो सने कोशिश कर विदेश की जुगत भिड़ा ली। वह दोस्त था तो बीच बीच में खत लिख दिया करता था। उसके खतों में देश की यादों की सतरें भरी रहती। वह पहली बार आया तो मुझसे भिड़ गया। बोला, बड़ा पुराना देश है, खूबसूरत संस्कृत, पर यूरोप के मुकाबले में हम अभी पशु हैं। भला कैसे? अबे न ढंग का खाना, न पहनावा। साले जो देखो धोती झटकारते आ जाता है। दक्षिण जाओ तो साले लुंगी गंजी में काला बदन उखाड़ते हैं। छी छी। मैं उसकी बातों पर हंसा। तूने अभी गोरों की गंदगी नहीं देखी? अच्छा ही हुआ। मैं बोला, पर जिस दिन तेरा सामना उस गंदगी से हो जाएगा तू अच्छाई का तुलनात्मक रूप समझ जाएगा। वह मेरी बात कतई नहीं मानता। मैं जैसे भी कहता, मैंने सोचा उसे उसी के हाल पे छोड़े रहूं। पर एक दिन तो हद हो गई। हम लोग दिल्ली के आई टी ओ इलाके में मिल गए। मैं मंडी हाउस जाने के लिए तैयार था और पैदल ही चल पड़ा था कि पीछे से वह मुझे आवाज देकर रोकने लगा। रुको, रुको। उसने मुझे कहा, मैं भी वहीं चल रहा हूँ। तो चलो। पैदल? और क्या, एकदम पैदल, मैंने उत्तर दिया। पर यार टैक्सी से चलें, बहुत नजदीक है मंडी हाउस। पर टैक्सी से चलें। उसकी जिद मुझे समझ नहीं आई। टैक्सी शायद ही मिले। क्यों? इतनी नजदीक जाने के लिए कोई तैयार न होगा? मैंने उसे समझाने के लहजे से कहा। तभी हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। उसने उत्तर दिया, ऐसा करते हैं, टैक्सी स्टैंड यहीं पास है, कोटला के पास। वहां चले चलते हैं, फिर टैक्सी से जल्दी पहुंच जाएंगे। परंतु प्यारे, वहां उतनी दूर पीछे जाने के बजाय हम आगे चले तो अगले 6 मिनट में मंडी हाउस पहुंच जाएंगे। अबे यार, आदमी की टांग और पहिए का घुमाव, उनका कोई मुकाबला नहीं। जब से चक्के की इजाद हुई है तब से उसे तेजी के फंदे में ज्यादा से ज्यादा तेज कर रहे हैं। मैं उसके तर्क से सहमत न था, पर पीछे जाने के लिए उसके साथ हो लिया। हम टैक्सी स्टैंड पहुंचे तो इस बात से निराश थे कि कोई टैक्सी तो वहां है ही नहीं। अब क्या किया जाए यह सोच ही रहे थे कि एक लाल पीली टैक्सी स्टैंड पर आ लगी। चलो भाई, मेरे दोस्त ने कहा। कहाँ साहब? मंडी हाउस। खाली नहीं साहब, जितने पैसे चाहे ले लो। खाली नहीं साहिब। उसने हुड उठाकर गाड़ी की जांच करनी शुरू की थी कि मेरा दोस्त बेचैन हो उठा। वह सीधे टैक्सी के पास गया। तुम ना नहीं कह सकते? मेरे दोस्त ने जोर देकर कहा, मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। ओए, जो करना है जल्दी कर, तमीज से तो बात करो।
ओए लो देखो मैंने कौन सी बदतमीजी की। वह गरजा और आव देखा न तब उसने अपनी गाड़ी से एक गोल डंडा बाहर निकाला। मैं समझ गया वह लड़ने के लिए तैयार है। जा साले, जहां अपने बाप को रिपोर्ट करने जाना हो। और वह डंडा उठाए मेरे दोस्त के सामने खड़ा हो गया। क्या करोगे तुम साले? रिपोर्ट से पहले तुम्हारी खोपड़ी न फोड़ दी तो बात ही क्या। मैं लपक कर अपने दोस्त के करीब चला गया। कुछ एक तमाशबीन और जुटाए थे। वह सरदार लाठी लेकर खड़ा तो ऐसा था कि किसी भी पल प्रहार कर दे, पर वह थोड़ा गुस्से के कारण आवेश में था। रिपोर्ट तो मैं तुम्हारी करूंगा ही, मेरे दोस्त ने कहा और पीछे मुड़कर मेरी ओर चला आया कि तभी तेजी से सरदार लाठी ऊंची किए पीछे से चिल्लाया, ओए हिम्मत है तो एक बार फिर बोल। इतने में पास खड़े दूसरे टैक्सी ड्राइवरों ने उसे रोका। एक ने उससे डंडा खींच लिया। वह चिल्लाने लगा कि दूसरे ने उसे अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। पागल हो गया है क्या? देखता नहीं फॉरेन की सवारी है। मैं क्यों देखूं? कोई उसके बाप का नौकर हूँ। जब मर्जी होगी चलूंगा। बस कर, एक सीनियर ने डांटा और हमारी ओर संकेत कर कहा, टैक्सी सड़क पर मिल जाएगी सर, यहाँ असल में नंबर का कोई चक्कर है इसीलिए यहाँ से सवारी नहीं लेते। उसने सफाई दी। हम तुरंत सड़क की ओर निकले। एक गाड़ी खाली जा रही थी। उसे रुकने का इशारा किया तो वह दूर जाकर रुकी। मंडी हाउस, मेरा दोस्त बोला। बैठो जी। उसने दरवाजा खोला। मीटर डाउन कर लो। मीटर तो खराब है सर। तो पैसे कैसे लोगे? आप जो देंगे वही काफी होंगे सर। हम लोग शायद 4 मिनट में ही मंडी हाउस पहुंच गए थे। टैक्सी वाला यह भी झगड़ालू था। पैसे के लिए हुज्जत करने लगा। मेरे दोस्त ने न सिर्फ बड़े हुए पैसे दिए, ऊपर से उसे कुछ टिप भी दे डाली। यह सिर्फ दृष्टांत है कि हम पर बाहर से आने का एक अदृश्य सा सांस्कृतिक दबाव रहता है जो पैसे से जुड़ा रहता है और हम उसका उपयोग गाहे बगाहे मुल्क की दयनीयता से जोड़ते कर देते हैं। ठीक यही भाव उन तमाम लोगों का है जो लंबे अरसे बाद भारत आते हैं। बीच के वर्षों के संघर्ष और राजनीतिक कुचक्रों की जानकारी के अभाव में पश्चिम की चमक दमक की तुलना करने लगते हैं और अपने उस अभाव के बारे में अनजान पैसे से ही सब कामों के निष्पादन का मूलमंत्र प्रचारित करने लगते हैं। वह मेरा परिचित जो टेलीफोन करने हर गया था लौट आया। कुछ संतुष्ट सा वह बोला, घर दफ्तर बातें तो हो गई हैं, पर मेरे यंत्र के ठीक होने के आसार नहीं है। भारत में बहुत कुशल कारीगर रहते हैं। कहीं जाकर टेलीफोन यंत्र सुधारने वाले को दिखा, वह पल भर में ठीक कर देगा। दिल्ली में तो अकेले गफ्फार मार्केट में असंख्य विशेषज्ञ मिल जाएंगे। वह तो चांदनी चौक और भागीरथ पैलेस को भी मात दे रहा है। बस जेब बचाकर रखना। मेरी सलाह पर वह सिर्फ हंसा। जेब बचाकर, उसने मेरी बात दोहराई। ऐसा क्यों बना हुआ है भारत में? गरीबी के कारण। मोटे तौर पर मुझे लगता है हमारे देश में जनता ज्यादा है, काम कम है। फिर शिक्षा, यानी सभी जगहों पर कुछ न कुछ अभाव है। परंतु यह सब कर्णधारों की हरकतें हैं। हर काम के लिए रिश्वत। वह बोलते बोलते चुप लगा गया। यह तो आप ठीक कह रहे हैं। मैंने उसका समर्थन किया और ताज़ा चाय का कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। पर मैंने फिर जोड़ा, जैसा आप कह रहे हैं, इन सब बातों के कुछ और कारण हैं। मैं शुरू से उन्हीं की तरफ इशारा कर रहा हूँ। हम लोग अगर असली समस्या की ओर देखें तो एक मायने में तो सुलझी लग रही है कि वहाँ सड़कें हैं, काम काज में काफी खुलापन है, परंतु बेकार वहाँ न हो, विषमता वहाँ न हो, इस पर राजी होना मुश्किल है। उसने अपनी घड़ी देखी। मुझे लगा वो मेरी बातों को बेकार समझ अब चुपा गया है। मैंने बातों को मोड़ देने के लिए उससे पूछा, आप कितने दिन और हैं दिल्ली में? कहने के लिए तो मैं 15 दिन की तफरी पर आया था, पर अब लगता है जल्दी ही लौटना पड़ेगा। ठहरे कहाँ हैं? उसने जोरबाग के एक गेस्ट हाउस का नाम लिया। माँ, वहीं से बुक करा लिया था। अच्छा साफ सुथरा है, यहाँ से बहुत नजदीक है। हाँ, इसी से तकलीफ भी होती है, कोई सवारी नहीं मिलती। मुझे वर्षों पहले का वह किस्सा याद आ गया जब हम आई टी ओ से मंडी हाउस जाने के लिए टैक्सी से पहुंचे थे। मैं मन ही मन सोचने लगा, यह क्या पैसों के आधिक्य से पैदा हुई स्थिति है या एक मानसिकता। मैं सोच ही रहा था कि वह बोला, जोरबाग से टैक्सी तो कभी नहीं मिल पाती। कई दफे तो टैक्सी खोजते खोजते मैं इस जगह तक पहुंचता हूँ। लौटते वक्त भी करीब करीब यही होता है। बस मेरी चिंता तो यही है कि हिंदुस्तान कब तरक्की करेगा। उसके वाक्य समाप्त करते ही मेरे चेहरे पर हंसी की परत छा गई। वाह, हर से आने वाले लोगों की निगाह और चिंता भारत की तरक्की पर अटकी हुई है। हिंदुस्तान तो तरक्की कर ही रहा है। मैंने कहा, खाक। वह बोला, अब आप देखो कितने पढ़े लिखे लोग यहाँ पैदा हो रहे हैं, और सब अमीर।
रिका और दूसरे देशों को जा रहे हैं, वहाँ नाम कमा रहे हैं, वहीं उन्हें तमाम सुविधाएं मिल रही हैं न। वह बोला, वही उन्हें सब कुछ मिल रहा है। वो लोग दूसरे गैर मुल्कों की मिल्कियत बढ़ाने में लगे हैं, यह बात तो गौर करने लायक है। हम लोग अपनी बहस में घूम फिर कर उन्हीं बिंदुओं पर आ जाते थे जिनसे हमारे सैद्धांतिक किस्म के आग्रह हमें एक पक्षीय बना देते थे। ऐसे में कठिन था कि मैं उसे अपनी तरफ कर पात। बस उसका यंत्र ही ऐसा पक्ष था जहां वह कुछ टूटता सा नजर आता था। मैं बातचीत में उसकी हताशा और पश्चिम की अकर्मण्यता या पैसा ज्यादा बटोरने की प्रवृत्ति पर सब कुछ केंद्रित करना चाहता था। आप गफ्फार मार्केट जाएं तो आपका यंत्र ठीक हो जाएगा, जरूरी काम भी निपट आएंगे। यह आप ठीक सुझा रहे हैं। उसने मेरी बात का समर्थन किया, शायद किसी के पास इस यंत्र का मैनुअल भी हो, क्योंकि मैं मैनुअल वहीं छोड़ आया हूँ। मैनुअल खरीद सकते हैं यहाँ, शायद ही मिले खरीदने के लिए। कोशिश कर देखिए, मैनुअल भी उतने ही छापते हैं जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, खुदरा तो बेचते ही नहीं है। कॉपी कर डालिए। न न, यह अनैतिक बात है, पर यह भी अनैतिक है न कि उत्पाद्य पर इतना अधिक नियंत्रण रखा जाए। यह नई दुनिया की नियमबद्धता है। अगर इससे हम व्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्ष जोड़े तो क्या ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसी नियमबद्धता में कुछ टूटता रहता है। असल में इतने गहरे में तो सभी चीजों की स्थिति हमें मानव विरोधी लगेगी। अब हम काफी आगे चले गए हैं। आखिर दुनिया का जो नया रूप बन रहा है उसी की संगति में सब कुछ देखना पड़ेगा ना। हम दोनों अंत में मसलों को शांतिपूर्ण सुलझाने के अंतर्सृष्टि सिद्धांत की आड़ में विदा हो रहे थे। तो कल मिलेंगे। मैं सोचता हूँ आपको वक्त हो तो कल टैक्सी लेकर करोल बाग गफ्फार मार्केट चलेंगे। अगर यह यहाँ न ठीक हुआ तो मुझे ही लौटना पड़ेगा। हम लोग विदा हुए और अपनी अपनी दिशाओं को चल दिए। सड़कें कारों से भरी थी, कोई खिसके तो पीछ वाला आगे बढ़े। लगभग सभी कारों में जोरदार स्पर्धा थी कि कौन कितना ज्यादा शोर करे। प्रजातंत्र में आजादी है। मैं पैदल ही दूसरी दिशा यानी अपने घर की तरफ चला, वह भी डगबड़ाता हुआ, परंतु वह मेरा परिचित ठंडे कदमों से चल कुछ दूर पर खड़ा हो गया। मैं लौटा, यह सोच कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। मैंने लाल बत्ती होते ही सड़क पार की। क्या हुआ? मैंने जिज्ञासा और चिंता में पूछा, क्या कोई परेशानी तो नहीं? उसने सिर हिलाया, नहीं कुछ नहीं। उसने कुछ देर रुकने के बाद जवाब दिया। मैं लौटा, सोचा कुछ परेशानी तो नहीं। मैंने अपना वाक्य दोहराया, सवारी के लिए सोच रहा था। उसने मेरे पिछले अनुभव की फिर से याद दिला दी। इस इलाके के टैक्सी वाले कुछ ज्यादा ही हजरत थे, कहीं किसी लफड़े में न फंस जाए। मैंने सुझाया, यह रहा आपका गेस्ट हाउस 2 कदम पर, पैदल निकल जाए ना, जल्दी पहुंचने की सोच रहा था। उसने अपनी मजबूरी का तर्क दिया, पर जितनी देर तक टैक्सी न मिली उतनी देर तक तो आप 3 बार लौट कर आ सकते हैं। मैंने उसे प्रेरित करने का विचार किया। वह फिर भी खड़ा रहा। तभी 2 नौजवान करीब करीब झगड़ते से वहां से गुजरे। दोनों ने पी हुई है। मेरे दोस्त ने कहा, यही भारत की गंदगी है, पीकर सड़कों पर हंगामा करो। इसीलिए तो मैं कह रहा था आप जल्दी यहाँ से चले जाओ। आजकल कुछ हालत ऐसे हैं कि किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। पर कल जरूर मिलेंगे, ठीक यहीं सेंटर में, द पहर में। वह अपनी दिशा में तेजी से अपने कदम बढ़ाता बढ़ा, और मैं अपनी दिशा में। वह तो अचानक रात में ही उसका मुझे फोन आया कि उसका यंत्र काम करने लगा है। मैंने उसे बधाई दी। मैं भी हैरान था कि यह कैसे है, पर रात में ज्यादा बात की गुंजाइश नहीं थी। तय समय के मुताबिक हम लोगों ने दोपहर के खाने पर मिलने की योजना बनाई थी। उसे वैसे ही रहने दिया और मिलने के लिए इकट्ठे होने की बात दोहरा डाली। अक्सर ऐसा होता ही है, प्रयोजन पीछे रह जाते हैं कुछ और चीजें आगे आ जाती हैं। इस बीच मैं उसके बारे में याद करने लगा। वह हमारे एक चित्रकार का मित्र था। वह हम सबका मित्र बन गया था। अब अमेरिका में सुसंपन्न था। दोपहर में वह बाहर ही मेरा इंतजार कर रहा था। तय समय पर ही हम मिले। मिलते ही मैंने कहा, चलो अच्छा हुआ यंत्र ठीक हो गया। खाक, वह बोला, बस रात में थोड़ी देर न जाने क्यों ठीक हो गया। बाद में फिर वही हाल, बैटरी वगैरह परख की थी, सब कुछ, बस मैनुअल हाथ में न होने के कारण ज्यादा गड़बड़ का पता नहीं चला। चलो गफ्फार मार्केट चलते हैं, वहाँ बड़े बड़े तकनीकी दिमाग हैं। है तो ज्यादातर अनपढ़ पर इलेक्ट्रॉनिक चीजों के गहरे जानकार। हम लोग टैक्सी से ही गए, पर टैक्सी बहुत दूर जाकर रुकी। आगे एक तरफ ही चल सकते थे, उस एक तरफ भी इतनी भीड़ थी कि हम लोग लोगों के धक्के बचाते फिर भी धीरे धीरे चल रहे थे। आखिर में उस इलाके में पहुंचे जहां गलियों में छोटी छोटी करीने से सजी दुकानें थी।
एक जगह दो युवक भीतर अपनी दुकान में खड़े थे। क्या यह नया टेलीफोन कंप्यूटर यहाँ ठीक हो सकता है? दोनों युवकों ने उसे बारी बारी देखा, उसकी बैटरी की पड़ताल की, फिर बोले, 4 दुकानें छोड़कर 5वीं दुकान में जाएं, वहां शायद इसे ठीक करने वाला मिल जाए। हम 5वीं दुकान पर गए। साहब, यह छोड़ना पड़ेगा, मैकेनिक ने कहा। नहीं, उसने उलट पुलट कर देखने के बाद वापस कर दिया और अपने काम में लग गया। घंटे आधे घंटे में ठीक कर दो, हम यहीं खड़े रहेंगे। नहीं साहब, इसका मैनुअल होता तो मैं अभी खोल देता। इसके फंक्शन देख कर माँ, इसका मैनुअल बनाऊंगा तब काम शुरू करूंगा। आपको छोड़ने में क्या इतराज है? उसने सीधे सवाल दागा। भाई, इसमें इतनी जानकारियां हैं कि किसी के हाथ लग गई तो मेरे लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। मेरे मित्र ने चिंता और आशंका व्यक्त करते हुए कहा। मैं वो खोलूंगा ही नहीं। नहीं, नहीं, हम यही खड़े रहेंगे। आप खड़े रहोगे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। हम थोड़ी देर में आ जाते हैं, फिर 1 डेढ़ घंटे बाद आना। मुझे बीच में बोलने की जरूरत हुई। इसकी बात का यकीन कर लेते हैं। बहुत हील हुज्जत के बाद 1 घंटे में लौटने की बात तय हुई। परंतु 5 मिनट बाद ही मेरे मित्र ने बेचैनी दिखानी शुरू की। क्यों न आसपास की दुकानों में बैठें? उसने कहा। पर यहाँ इतनी छोटी दुकानें हैं, कहीं बैठने की जगह नहीं है। वह शांत लगा तो मैंने सुझाया, कहीं चलकर खा पी लेते हैं। वह बहुत ना नुक्कड़ के बाद तैयार हुआ, पर उसकी बेचैनी बरकरार रही और वह किसी दूसरी चीज में दिलचस्पी न ले पाया। हम थोड़ी ही देर में फिर उस दुकान में थे। तब तक मैकेनिक ने एक बड़े कागज पर 3-4 चित्र बनाए हुए थे और गहराई से उन्हें देख रहा था। साथ में कुछ एक छोटे छोटे बिंदु भी बनाए हुए थे। हमें वहां देखकर वह मुस्कुराया। थोड़ा बहुत पता तो चल गया, वह बोला। तो ठीक हो जाएगा, 100%, उसने नीचे झुके उत्तर दिया। पर आप लोग मुझे डिस्टर्ब न करें, मैं कुछ ही देर में आपको बुला लूंगा। आप रोशनदी कुल्फी में बैठ जाएं। उसने खाने पीने की बैठने की जगह सुझा दी और उसने हमारी ओर सिर उठाकर भी नहीं देखा। वह अपने काम में तन्मय था। हम उठकर शंदी कुल्फी में आ गए। वहां काफी भीड़ थी, पर हमें बैठने की जगह मिल ही गई। लोग बहुत इत्मीनान से बैठे हुए थे। पंजाबियों में यह खूबी है, उसने कहा, अपने जीवन में कोई कमी नहीं आने देते। देखो मंदिर की बिल्कुल बगल में खाने पीने का इंतजाम किया हुआ है। मेरे दोस्त ने मुझे बगल की ही गली में उस मंदिर की तरफ देखने को प्रेरित किया जो रेस्तरां वाली गली में ही था और खिड़की से दिखाई दे रहा था। आपने कुछ देखा? उसने कुछ सहमी सी आवाज में अपनी बात जारी की। नहीं तो, देखा ही नहीं, मैं उधर ही देख रहा हूँ। कुछ नजर तो आया नहीं। काफी देर से खिड़की के बाहर कोई हलचल मुझे नहीं दिखाई दी। अचरज है, क्या था वहां? मैंने पूछा। क्या बताऊं? उसने हताशा में कहा। बताओ ना। उद्धरण, अभी तो वही था दृश्य और अब कोई धोखा हुआ होगा। नहीं, वही था, वही दृश्य। वह कुछ उत्तेजित सा था क्या? कुछ नहीं, लेकिन यह कहते हुए लगता था जैसे वह ज्यादा बेचैन हो रहा हो। बताओ ना। कुछ नहीं, पर इतने बेचैन क्यों हो? मैंने जोर देकर पूछा। जो बात सामने आई वह अकल्पनीय थी। उसने कहा कि एक लाठीटा कती औरत फर्राटे से रूसी बोलती हुई उसे सामने के मंदिर में जल चढ़ाती हुई दिखी। यह चकित करने वाला ही मामला था। मैं चुप रहा। मैं सीट की दूसरी तरफ बैठा हुआ था। नजारा तो मुझे भी दिखाई देता था, पर उतना साफ न। अब वह औरत तो वहां नहीं थी। मुझे बहुत सी मिली जुली आवाजों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। पर आपको भाषा कैसे सुनाई दी? मैंने उससे पूछा, क्योंकि कुछ सुना तो मैंने जरूर था, पर वह क्या आवाजें थी मुझे मालूम नहीं था। मैंने एक औरत देखी, हाथों में बिल्कुल मेरे जैसा यंत्र था। बिल्कुल मेरे जैसा। नामुमकिन। अरे सच कह रहा हूँ। तुम मुझे पागल समझोगे, पर मैंने देखा, वह ठीक वैसे ही इस्तेमाल कर रही थी जैसे मैं। तुम ज्यादा ही अपने यंत्र के प्रति संवेदनशील हो। अरे वह कोई मोबाइल होगा। अब सब मोबाइल आकृति में तो एक ही जैसे हैं। यह खा पी लो। मैंने मेज पर पड़ी खाद्य सामग्री की तरफ इशारा किया, फिर हम मैकेनिक के पास चले गए। पर वह गई कहाँ? कहाँ लुप्त हो गई? यार, क्यों ना हम लोग मैकेनिक के पास चलें? उसी से कहीं यंत्र ठीक हो गया हो और उस औरत ने ले लिया तो। वह अब बोलते हुए कांप भी रहा था। उसकी हालत मुझे विचित्र लग रही थी। तुम्हारा यंत्र है, तुम चाहे जब ले लो। मैं कह ही रहा था कि वह खिड़की की तरफ इशारा कर बोला, देखो वो रही औरत। हमारी बातचीत की वजह से दूसरों की आंखें भी उस दिशा की ओर मुड़ी। लोग अपनी मेजों के गिर्द बैठे हमारी तरफ आकर्षित से हुए। मैंने भरपूर खुली आंखों से उसे देखा। वह एक मामूली घरेलू औरत थी।
उसके एक हाथ में गंगाजली थी तो दूसरे हाथ में मोबाइल जैसा यंत्र। अरे भाई, वह कोई और मोबाइल होगा। नहीं, तुम उसके हाथ में देख सकते हो कि वह उसकी हथेलियों से बड़ा है। वह औरत की हथेली है ना, कुछ न कुछ फर्क तो होगा। मैंने विनोदपूर्वक हंसते हुए कहा। पहले मैंने भी यही सोचा था, पर मुझे पूरा यकीन है कि वह दौड़कर मैकेनिक से ले आई होगी। तो जल्दी यह व्यंजन खत्म करो, चलते हैं वहीं, मैंने कहा। पर याद रहे, उसने हमें 1 घंटे बाद बुलाया है। तब भी उस मित्र की बेचैनी छिपी न रही। उसने जैसे तैसे प्लेट की सामग्री ली और खड़ा हो गया। रोशनदी कुल्फी से निकल पहले हम मंदिर की गली में घुसे। मंदिर का एक दरवाजा मुख्य सड़क की ओर भी था, पर वह बंद रहता था। गली की स तरफ के दरवाजे से निकलकर आसानी से दूसरी गली में दूसरी तरफ के दरवाजे से निकला जा सकता था। इस वक्त मंदिर में औरतों की भीड़ थी। पंडितजन औरतों में ही व्यस्त थे। हमारा धर्म औरतों के सहारे ही चल रहा है, मेरे दोस्त ने टिप्पणी की। उन्हें जब फुर्सत मिलती है वे चली आती हैं। कह तो वह गया, पर सामान्य नहीं हो पाया। वह उसी औरत को खोज रहा था। तमाम औरतों की तरफ देखने के बाद वह बोला, न जाने कहाँ चली गई। चलो, उसने हड़बड़ी दिखाई, मैकेनिक के पास चलते हैं। कहीं वहीं पहुंच गई हो। मेरा तो भंडाफोड़ हो जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं। यह समझना सचमुच कठिन है। वह बोला, असल में हम लोग अमेरिका में ज्यादा ही शक्की हो रहे हैं। कोई नहीं चाहता उसका सीक्रेट दूसरा ले उड़े। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लिए मंदिर के बाहर दूसरी गली से बाहर निकल आया। यह गलत गली है, मैंने कहा। हम एक बार फिर मंदिर के भीतर घुसे और दूसरी गली में आ गए। गली में ही एक मोबाइल टेलीफोनों की दुकान थी। वहां ठीक मेरे मित्र के यंत्र जैसा एक यंत्र लटक रहा था। रुको तो, उसने मुझे रोका। देखो मेरे जैसा यंत्र। क्यों भाई, यह क्या है? यह मल्टीपर्पज मोबाइल है, ब्लैकबेरीज से आगे कंप्यूटर की अब जरूरत नहीं रहेगी। मेरे मित्र ने यंत्र हाथ में लिया, एकदम मेरे जैसा है। कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, असली 3-1 हजार डॉलर में अमेरिका में और यूरोप में मिलता है। मेरा वाला तो ब्लैकब्रीज से भी सस्ता है, 18 हजार का है। 18 हजार, मेरे मुंह से निकला। बहुत महंगा। सस्ता है, मेरे मित्र ने मेरे अचरज को देखते हुए कहा। ये ठीक कह रहे हैं। सामान्यतः ब्लैकब्रीज न्यू जनरेशन 3 हजार अमेरिकी डॉलर का है, लगभग 1.5 लाख रुपए हिंदुस्तानी में। मेरे मित्र ने यंत्र हाथ में पकड़ा हुआ था और बहुत प्रमुदित होकर उसे देख रहा था। उसकी छवि थोड़ी देर की चिंतामग्न छवि से एकदम भिन्न थी। वह अपने यंत्र के बारे में जैसे भूल सा गया था। पसंद आया सर, कुछ कम कर दूंगा अपने कमीशन में से। मेरे पास 2 फोन हैं, बहुत दिक्कत से मिले हैं। दिक्कत से क्यों? असल में ये नकली हैं। क्या मतलब? अजी यहीं कहीं असेंबल हुए हैं। यहीं कहीं? हाँ, जानते हो इसके लिए कैसी टेक्नोलॉजी चाहिए? जानता हूँ सर, हमारे यहाँ ऐसी खोपड़ियाँ हैं जो आदमी की भीतरी दुनिया का डुप्लीकेट बना डालें। कैसे? कैसे? उसने व्यग्र हो पूछा। सर क्या बताऊं, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। क्या कहा तुम्हें? तुमने कुछ भी इस बेतार के यंत्र के बारे में शिक्षा नहीं पाई? नहीं सर, मैं तो यही मार्केट में पहले थैले बेचने का काम करता था। पुलिस वालों ने पहले पकड़ा, फिर रिश्वत ली और छोड़ दिया। तब से धंधा बदल दिया है, अब यही करता हूँ। तो यह काम कैसे कर रहे हो? बस सीख गया, मोबाइल से खेलते खेलते ही सीख गया। आश्चर्य है। अरे भाई, कुछ तो तुम्हें आता होगा। यह खोपड़ी है न सर। उसने अपने सिर को अपने बाएं हाथ की मुट्ठी से बजाया। यह कूड़ा इसी में भरा है। तुम्हें इसके नाम वगैरह भी आते हैं? नहीं साहब, मैंने कुछ दिन पहले एक सर्किट बनाया था। मैं उसे अपने मॉनिटर पर फिट कर देता हूँ और उसकी फोटो प्रिंट अपने पास रख लेता था। वे आखिर मुझे समझ ही नहीं आते थे। मैं रखता इसलिए था कि वायस का चित्र में जो ट्रांसफर हो रहा है यह ठीक है या नहीं। पर सर, एक नए मोबाइल के रिकॉर्डों में मुझे अंकगणित के आंकड़े भी मिले। तब तक सर यह नया मॉडल आ गया। बाजार में इसके बड़े दाम थे। मैंने तय किया, बेटा महंगे से ही चिपकना ठीक है, मजदूरी ज्यादा मिलेगी। वह हंसने लगा, उसका बोलना रुक नहीं रहा था। मैंने अपने दोस्त को कुहनी मारी तो चित्रलिखित सा ठिठका हुआ वह मेरी तरफ देख मुस्कुराया। वंडर, वह बोला। वाकई कमाल है, उसने जोड़ा। किस बात का कमाल? क्या वंडर? मैंने सवाल दागा। अरे भाई, एक अनपढ़ आदमी इलेक्ट्रिकल सर्किट की मूल बातें जान रहा है। क्या यह कम कमाल है? हाँ बोलो, कितना दाम लोगे? साहब, 28 हजार से कम तो नहीं। पर आप अगर इस डुप्लीकेट का भी डुप्लीकेट देखना चाहें तो मैं 5 मिनट में ला सकता हूँ।
उसने कहते कहते अपने मोबाइल पर एक अंक पर दबाव दिया कि तत्काल उसे नंबर मिल गया। बरिंदर, ओए मैं जरा ग्राहकों में फंसा हूँ, तू एक जुड़वा भाई भेज दे। क्या मतलब? मैं चौंक गया, डुप्लीकेट का भी डुप्लीकेट। अभी 5 मिनटा में आया साहब। वो बरिंदर से मंगा लिया ना मैंने जुड़वा भाई। वह बोलकर अपने हाथ में लिए यंत्र को हिलाने डुलाने लगा। हमें तो जल्दी कहीं जाना है, पहले पता होता तो तुम्हारे पास आते। ऐसा एक मल्टीपर्पज मोबाइल थोड़ा खराब हो गया था, उसी के रिपेयर के लिए आए थे। उद्धरण, ओए साहब जी, यहाँ तो ऐसे कारीगर है कि नासा और सिलिकॉन वैली वाले अपने आप को भूल जाएं। वह बात कर ही रहा था कि दौड़कर एक नौजवान आया और उसे वैसा ही मोबाइल थमा गया। मैंने गौर किया कि मेरे मित्र की आंखें चमक गईं। ये सस्ता है सर, एकदम सस्ता। त्वाडे वास्ते बस 6,000 रुपए का। पर गांटी कोई नहीं इसकी। क्रेडिट कार्ड से लोगे? उससे मेरे मित्र ने पूछा। ना सर, मैं नकद लेता हूँ। दुनिया भर में क्रेडिट कार्ड चलते हैं। मेरे बिजनेस में क्रेडिट का कोई सवाल ही नहीं सर। इधर आपने दिए, उधर मैंने डुप्लीकेट बनाने वाले को दिए। पर हर वक्त तो आदमी पैसा लेकर नहीं चलता। जब आप ले आओ सर, माल कहीं भागे तो अड़े ही जाता है। अगर मिलेगा तो दाम देने पर आपका। थोड़ी देर में आ जाएं। ठीक। और वह बोलकर अपने काम में लग गया। फिर उसने हमारी तरफ देखा भी नहीं। हम लोग वहां से किसी ऐसी युक्ति की तलाश में थे कि मेरे मित्र का काम हो जाए और वह अपना उपकरण ले ले। यह एकदम मेरे जैसे यंत्र का डुप्लीकेट है, मेरे मित्र ने कहा, और अचरज है कि एक अनपढ़ व्यक्ति हार्डवेयर के उस जंजाल भरे संसार की गुत्थियां जानता है। मैं सचमुच हैरान हूँ, बल्कि कहूंगा कि भारतीयों को आप ही साक्षर कर दे तो वे दुनिया में क्रांति ला देंगे। ऐसे लोग अभ्यास से तैयार होते हैं। उन्हें कुछ बेसिक बातें बता दो, वे अभ्यास और प्रयोग से कुछ भी कर लेंगे। ऐसे लोग देश में भरे पड़े हैं। मैंने स्पष्ट किया, जो भी हो। उसने कहा, यहाँ एटीएम नहीं होगा। हम चल ही रहे थे कि हमें एक जगह एटीएम मिल गया। अपना पुराना यंत्र तो ले लो। वह तो ले लेंगे। मैं सोचता हूँ एक डुप्लीकेट भी खरीद डालूं। मैं इस भारतीय चमत्कार का लाभ उठाना चाहता हूँ। वह एटीएम के अंदर घुसा। वहाँ सीमा 15,000 रुपए की थी। उसने 2 क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किए और चुटकी बजाते ही उसके हाथों में 30,000 रुपए हाथ में थे। चलो जल्दी से गली में चलो। वह मुझे खींच कर ले गया। क्या अपना यंत्र पहले न लोगे? मैंने जोर दिया, अभी कुछ देर पहले तो आप उसे लेकर बेहद बेचैन थे। अब इस बात को समझो, जब एक मामूली आदमी विश्व के बड़े से बड़े आविष्कार की नकल करने की क्षमता जुटा लेता है तो उसकी असलियतों को भी जानने की कोशिश होनी चाहिए। उसने एटीएम से लिए नोट कसकर जेब के भीतर पकड़े हुए थे। हम लोग गली में पहुंचे तो वह युवक वैसे ही अपने यंत्रों में मशगूल था। लो पैसे ले आया हूँ, मेरे मित्र ने उससे कहा। कौन सा लाऊं? क्यों, तुम्हारे पास यहाँ नहीं? बहुत सी चीजें यहाँ रखने में खतरा है ना। खतरा? काय का खतरा? अजी वो पुलिस वाले हैं ना, आ धमकते हैं, कहते हैं नकली माल बेच रहे हो। हम कहते हैं भाई हम बेच रहे हैं तो बनाने वालों को पकड़ो ना। साहब वे मोटी रकम दे देते हैं और छूट जाते हैं। मिलीभगत इतनी तगड़ी है साहब कि उतने ओरिजिनल नहीं बिकते जितने डुप्लीकेट बिकते हैं। और यहाँ ही नहीं, बड़ी कोरियाई और दूसरी कंपनियां भी सस्ता माल खरीदकर अपने माल की जगह ये बेचकर मालामाल हो रही हैं। अपना लंबा वाक्य बोल वह तुरंत उठा और गली में आगे की ओर भाग गया। थोड़ी ही देर में वह 2 डिब्बे लेकर आ गया। हमें हैरानी थी कि वह उसी गली की किसी दुकान से दूसरी गली में जाता था और अपना मनचाहा माल ले आता था। ये 2 देखिए साहब, जो लेटेस्ट चल रहे होंगे, अमेरिका में उनकी नकल है। हिंदुस्तानी ही है ना, एकदम खांटी भागीरथ पैलेस की चीज है सर, और डिब्बे पर नाम पढ़िए तो जापानी कंपनी का माल लगेगा। कुछ बरस पहले जापान टॉप पर था, अब हमारा भागीरथ पैलेस नकल बनाने में माहिर हो गया। वहाँ आपको ऐसे ऐसे सधे एक्सपर्ट मिलेंगे कि आप दांत तले अंगुली दबा लेंगे। मेरे मित्र ने वह लिया और उससे सीधे पहले अपने अपने उस सूत्र को अंकित किया जहाँ से सब सूचनाएं मिल सकती थी। आश्चर्य, उसने चीख कर कहा, ठीक वैसा ही। अब मैं मजे में अपनी गोपनीय चीजें इसमें ट्रांसफर कर सकता हूँ। वह कुछ ज्यादा ही खुश दिख रहा था। चलो तो आप ना ओरिजिनल यंत्र भी ले लें। डर है कहीं कोई सूचना लीक न हो जाए। हम पैसे चुका सीधे वहां से गफ्फार मार्केट की ओर चले। हम उस दुकान पर पहुंचे तो अभी वह युवक उसी यंत्र पर झुका हुआ था। आप ठीक टाइम पर आए, उसने कहा। मैं करीब करीब ठीक ही कर चुका हूँ, बस इसका एक सर्किट कहीं बाहर से कनेक्ट है। उसके खुलने भर की देर है। क्या तुम इसके रिकॉर्ड इस नए यंत्र में ट्रांसफर कर सकते हो? हाँ क्यों नहीं, पर
जो चीज क्लोज होगी वह ऐसी ही रहेगी जब तक बाहर का कोड सिग्नल्स की तमाम चीजों को नहीं खोलता। मेरे मित्र ने उसे नया मोबाइल दिया। यह तो बड़ा अच्छा है, पर भिगिरदियन है। वह बोला, क्या मतलब? अजी भिगी रथ पहले इसका बना हुआ, कुछ दिन तो काम चला लेगा, बाकी का अल्लाह मालिक। उसने एक छोटी तार से दोनों यंत्रों को जोड़ा और उनके तमाम संरक्षित रिकॉर्ड दूसरे में भरने लगा। बस वही क्लोज सर्विस वाला मामला, यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा तो कहाँ होगा? मैं सोचता था कि ओरिजिनल कंपनी को भेजना पड़ेगा। जरा अपना पासवर्ड तो बताना। यह मुझे पकड़ा दो तो मैं पासवर्ड दर्ज कर लूंगा। उसने हैरानी में मेरे मित्र को दा। वह थोड़ा चुप रहा, फिर उसने धीरे से नीचे पड़े एक डुप्लीकेट का बटन दबाया और कहा, आप न बताएं उससे क्या फर्क पड़ता है। हमारा डुप्लीकेट हर रहस्य को बता देता है। उसने अपने डुप्लीकेट मोबाइल को मेरे दोस्त के सामने किया। देखिए आपका 12 डिजिट का सीक्रेट पासवर्ड। मेरा मित्र हैरानी में कभी उसे देखता तो कभी मुझे। वह असमंजस में था और उसके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा झलका। मैनुअल में तो लिखा था कि इसे कभी कोई कहीं डिटेक्ट नहीं कर सकता। सर, मैनुअल मैंने देखा नहीं। हमारे यहाँ तो ऐसी प्रतिभाएं हैं जो आपके टेलीफोन के पेरिरल अपना नंबर लगाकर आपकी बातें सुन सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। सत्यानाश, उसने कहा। इसका मतलब है कि मेरा गोपनीय डाटा सार्वजनिक हो सकता है। कौन सी चीज गोपनीय रह गई है साहब? आप जो कुछ फोन पर बात करते हैं वह बिना आपको पता चले, बिना रिकॉर्ड सुनी जा सकती है। मेरे पास तो विचित्र सी चीज है। इस इंस्ट्रूमेंट से आप अपने किसी भी जानकार का मोबाइल जैम कर सकते हैं। इस नए युग में असंभव भी अब संभव है, सर। वह बोला। अपने मित्र को विचलित देख मैं कुछ उपाय सोचने लगा। मुझे महसूस हुआ कि मुझे इसमें कूद ही पड़ना चाहिए। अब इसका हिसाब करो भाई। यह बात दोनों को संबोधित की। क्या हिसाब? मेरा मित्र चीखने के अंदाज में बोला, जो चीज मैं यही देखना चाहता था वह यांत्रिक विवशता के कार अना अमेरिका में ही खुल पाएगी और यह बच्चा कहता है सब कुछ यह जान सकता है। नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा साहब। मैं तो बोल रहा था आप पासवर्ड मुझे न भी बताएं तो भी मैं उसे जान सकता हूँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं। यही तो समझ में नहीं आ रहा है। पर यह आसान चीज है। कैसे? आप उम्र में बड़े हैं। फिर भी बताता हूँ। आदमी कुछ खाता है तो उससे रक्त बनता है। यह सामान्य सी चीज है। मशीनों में भी यही मामला है। उसम, हम जो फीड करेंगे उन्हीं के अनुरूप वह काम करेगी, है न? परंतु कुछ चीजों को तो सिर्फ वही जान सकता है जो प्रयोगकर्ता यानी यूजर है। साफ थ्योरी में सब ठीक है। हम इन पुर्जों के भीतरी रहस्य जानते हैं। इनमें क्या है यह तो एक इंजीनियर जानता ही है। क्या छिपाया हुआ है, कहाँ है, यह हम जैसे बेपड़े लोग खोज लाते हैं। अच्छा, मेरा पुराना वाला क्या पूरी तरह ठीक हो जाएगा? मैं यही ठीक कर लेता, पर उसके रीलाग के कुछ पुर्जे हैं जो यहाँ मिल नहीं रहे। बना तो दूंगा, पर फाउंड्री इतने बारीक चिप्स की खराद पर काम नहीं करती। इन्हें हाथ से बनाना पड़ेगा, कुछ वक्त लग जाएगा। उसने कहा, जितना हो सके मेरे पुराने की डिटेल्स नए में ट्रांसफर कर दो। यह तो मैं कह ही रहा था। बाकी कब तक ठीक हो जाएगा? आप पासवर्ड दे देंगे तो। पर उसकी सीक्रेसी की क्या गारंटी? सर, मुझसे बाहर नहीं जाएगी और आप जानते ही हैं, मैं सिर्फ एक मैकेनिक के रूप में काम करता हूँ। मैं मिलियन बिलियन डॉलर्स की सिर्फ फिगर्स देख सकता हूँ। उसकी गहरी बातें सुनकर मुझे भी हैरानी हो रही थी। नहीं, इसमें इससे भी ज्यादा गोपनीय है। मैं नहीं चाहता कि तुम जानो। आप ठीक कह रहे हैं, सर। उसने अपनी आंखों से कुछ ऐसा भाव झलकाया, बच्चे हमसे टकराकर क्या करोगे? और इसी बीच वह फकर से हंस दिया। उसके हंसने की कोई वजह नहीं थी। वह हंसे ही जा रहा था। आसपास के लोग खड़े हो गए थे, जैसे पूछ रहे हों, क्या हो गया? सचमुच? मेरे दोस्त ने पूछा, क्या मामला है? बस साहब, इसमें एक लिंक वीडियो भी है जो कैमरे के साथ छिपा है। अरे बाप रे, तूने सका भी पता लगा लिया। मेरे दोस्त ने लपक कर अपना यंत्र अपने हाथ में ले लिया। थोड़ा इसे ठीक कर लूं। मैं तो काम में लगा था। अब क्या ठीक करना है? सर, इसके कई सर्किट जो गोपनीय क्षेत्र के हैं, एक दूसरे पर जम्बल्ड अप हैं। उन्हें ठीक करना है। अब रहने ही दो। आप लोग जल्दी आ गए ना? चलो अब बताओ पैसे। आप जल्दी आ गए ना? मैं पूरी तरह दुरुस्त कर ही चुका था। खैर, पैसे जितने आपकी मर्जी हो, कुछ भी दे दें। हमें देर हो रही है, कहीं पहुंचना भी है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई तो नहीं होगी। उसने कहकर बात खत्म कर दिया, फिर अपने दूसरे यंत्रों में व्यस्त हो गया। हम लोग अनिर्णय में खड़े थे। मेरे दोस्त ने जेब से पर्स निकाला। पैसे तो बताओ। क्या मैंने पहले नहीं बताए थे? नहीं, मेरे दोस्त ने कहा।
आप जो मुनासिब समझें। अरे भाई बताओ भी, मेरे दोस्त ने फिर दोहराया। 2,000 रुपए दे दे, ज्यादा हैं। वह अपने काम में लगा रहा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे कुछ परेशानी होगी तो मैं आपको फोन कर लूंगा। मेरे मित्र ने पैसे देते हुए कहा, अपना नंबर तो दे दो। आप इस नंबर पर रमेश पूछ लीजिए। हम एक दर्जन रमेश हैं जो इसी काम में माहिर हैं। बस हम कहीं बाहर आ जा नहीं सकते। मतलब हमें यहीं आना पड़ेगा। जी यही बात है, आना आपको ही पड़ेगा। हाँ, कभी मैं नहीं मिला तो दूसरा मिल जाएगा। फोन भी हमारा एक ही नंबर का है। एक ही नंबर का टेलीफोन। मेरे दोस्त ने हैरानी जताई। जी हाँ, हम द्रौपदी के देश के हैं ना, जहाँ एक बच्चे के 5 बाप हो सकते हैं, 5 जनों की एक पत्नी हो सकती है। वह हंसने लगा। मेरी माँ कहती है, मोए, कहीं सारे एक लड़की से शादी न कर लेना, महाभारत छिड़ जाएगा। एकदम महाभारत, क्या कह रहे हो यार। मेरा दोस्त विचलित हो गया। क्या मैं सचमुच हिंदुस्तान में हूँ? सर, आपका यंत्र हम टेलीफोन पर ही ठीक कर देंगे। जो भी सुनेगा समझकर वह तत्काल काम कर देगा। इसी बीच उसका फोन बज उठा। वह शहनाई की तरह घंटी थी जो बाद में सब कीर्तन की तर्ज पर फैल गई थी और अनुगूंज के रूप में उसी का एहसास करा रही थी। मैं इसी पर फोन करूंगा, मेरे दोस्त ने कहा, परंतु यहाँ से जाने से पहले यह जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या नकल की इस दुनिया को सरकार लगाम नहीं लगाती? क्यों नहीं सर, तो फिर इतने खुले में कैसे करते हैं लोग? सर सच कहूँ, हाँ बोलो, यह सब मिलीभगत है। वह जोरों से हंसा और हंसता रहा। अपना यंत्र लेकर हम लौटने को हुए। हम मैकेनिक को अलविदा कहने ही वाले थे कि उसने हमें रुकने के लिए इशारा किया। असल में सर, जब मैं मिलीभगत कहता हूँ तो सच कहता हूँ, एकदम सच। साले बिचौलिए करोड़ों लाखों डकार जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ। अब हमारी हालत देखिए, नई से नई चीज बनाते हैं, पर हमारी कोई पूछ ही नहीं। इन गलियारों में आप एक से एक आदमी देखेंगे जो बहुत ही दिमाग वाले हैं, पर उन्हें कौन पूछता है? मेरे मित्र थोड़ा विचलित हो गए थे। मैंने उन्हें उस स्थिति से मुक्त करने के लिए प्रस्ताव दिया। ऐसा करते हैं, बाजार का एक चक्कर लगा लेते हैं, शायद कुछ लेने की इच्छा हो जाए। ठीक है। हम लोग अब चलने को ही थे कि वह युवक एकदम खड़ा हो गया। बोला, साहब जाने से पहले मेरी एक प्रार्थना जरूर सुने। हाँ बताओ। साहब वादा करे कि आप मान जाएंगे। मानने वाली बात होगी तो जरूर मानेंगे। मैं नाइजीरिया के एक आदमी को यहाँ फिरते देखता हूँ, वह आपके जैसे यंत्रों की टोह में रहता है। बस ऐसे ही लोगों से बचे रहिए। सो तो मैं हर पुख्ता गोपनीयता बरतता हूँ, उतना ही काफी नहीं है? उसने मेरे कान में कहा, अपने पासवर्ड में कुछ बौद्ध मंत्र डाल दें। किसी के बाप की हिम्मत न होगी छेड़ने की। यह तो ठीक रहा। मैं संदेह में था, वह मुझे क्या बता रहा है। पर क्यों, यह पूछता तो काफी समय लगता। मैं ठीक कह रहा हूँ सर। उसने फिर मुझे रोकने के ही अंदाज में बोलना शुरू किया। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूँ सर कि जब तक आप सचेत नहीं हो जाते कुछ लोग आपको नुकसान पहुँचाने के फिराक में हैं। ठीक है, मैं ऐसा ही कर लूंगा, मैंने जल्दी के मारे कहा। तो फिर आपको बाद में फोन करूंगा। ठीक है। और हम आगे बढ़ाए। करोलबाग की एक विचित्र दुनिया है, मेरे दोस्त ने कहा। हाँ, विचित्र ही है, मैंने हामी भरी। यह व्यापारियों का स्वर्ग है। निश्चय ही, मैंने उत्तर दिया। परंतु आज अनुभव हुआ कि नई सा नई चीज की नकल में भी यह सबसे आगे है। मेरे मित्र ने टिप्पणी कर डाली। मेरा ख्याल है इस पर गंभीरता से सोचना होगा कि यह कैसे हो रहा है। अब मेरे मित्र के पास 2 यंत्र थे, और वे उतावले थे कि अपने डेरे पर रह जाकर कुछ देर अपना काम करें। मुझे भूख लग रही थी, सो मैं उन्हें किसी अच्छी जगह ले जाना चाहता था। क्यों न कहीं बैठे, मैंने प्रस्ताव दिया। नहीं भाई, मैं सीधे डेरे पर जाना चाहता हूँ, इस वक्त और डेरे पर। दरअसल पीछे छूटे हुए काम पूरा करना चाहता हूँ। उसने उतावली दिखाई। तो फिर सेंटर में कुछ खा लेंगे, मैंने प्रस्ताव दिया। परंतु मित्रवर, मुझे अब इन 2 यंत्रों से अपने काम पूरे करने हैं। मूर्खता में अपने लौटने की टिकटें भी बनवा चुका हूँ। अगर इन यंत्रों से काम चल जाता है तो मैं यहाँ भी रुक सकता हूँ। सेंटर में पर्याप्त एकांत है, मैंने सुझाया। परंतु अब ज्यादा क्या सोचना, कुछ कागज डेरे पर हैं। जितनी देर कागजों के बिना काम चल सकता है उतनी ही देर, बस उतनी ही देर चलाओ, फिर वापस हो लेंगे। तभी यंत्र में हलचल हुई। मेरे मित्र ने जेब से निकालकर नया यंत्र बाहर किया। उसका चेहरा खिल गया था। यह नए यंत्र में मेरी सूचनाएं आने लगी हैं, यह बहुत अच्छा है। वह खुश हुआ। हम किसी सवारी की तलाश में आगे निकल आए। वो देखो तो एक टैक्सी खड़ी है, मेरे मित्र ने बताया।
जब तक हम वहां पहुंचे टैक्सी जा चुकी थी। चलो थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। मैंने यह सुझाव इसलिए दिया कि उसे अपने यंत्र से खेलने का मौका मिल जाए। मैं जिस चीज से बेचैन था अब उससे मुक्त हूँ, क्योंकि सभी सूचनाएं ठीक ठीक आ रही हैं। विचित्र हैं ये लड़के, उसने सारी चीजें इसमें ट्रांसफर कर दी हैं। मेरा मित्र अब खूब खुश दिख रहा था। पहले जैसी मुड़नी, संदेह और अविश्वास उसके चेहरे से गायब थे। वह हिंदुस्तानी कारीगर की कारीगरी से विस्मित था, एकदम विस्मित। बस मुझे डेरे पर पहुंचकर इस सूचना का मिलान करना है यह आसान काम, पर गणितीय समीकरण के कारण इसे एकदम सही होना चाहिए। तभी कहीं से एक टैक्सी आती दिखाई दी। हमारे हाथ देने पर वह रुकी। सर, सिर्फ साउथ चलूंगा। ड्राइवर सरदार था, सीधे बोला। ओ चलो नी, साउथ ही चलते हैं। मेरे मित्र ने दरवाजा खोला। पहले मुझे सवार कराया, फिर खुद बैठा। सर किथे? सरदार ने गंतव्य पूछा। हमने एक साथ कहा, लोधी गार्डन के पास। पैसे आप ही सोच कर देना साहब, वह बोला और तेज रफ्तार गाड़ी चलाने लगा। वह कुछ हंसमुख था। जरा धीरे चलो भाई, मैंने टोका। सड़क साफ है न जी। वह अपनी रफ्तार से चलता रहा। ये साले अमेरिकी इस इलाके में भी अपनी नाक घुसा रहे हैं। वह अपनी रौ में बोलने लगा, लो जी अपना चूल्हे तक के बीच। क्या कह रहे हो भाई? मैंने पूछा। अजी ये अमेरिकी है न, अब देखो बगल में पाकिस्तान में घुसे हुए हैं। अरे भाई तुम्हारी ये सवारी भी अमेरिकी है, मैंने टैक्सी ड्राइवर से अपने मित्र का परिचय कराते हुए कहा। ये तो हिंदुस्तानी लग रहे हैं और हिंदुस्तानी बोल रहे हैं। अब वहाँ जो हिंदुस्तानी रहते हैं वे अपनी जुबान ही बोलेंगे ना। वो तो रब की मेहरबानी है। साहब मुझे भी वहीं ले चलो। मैंने सुना है अमेरिका में सड़कों पर डॉलर झड़ते रहते हैं। मैं भी अमेरिका जाऊंगा। उसने स्टीयरिंग व्हील पर ताल देना आरंभ कर दिया। मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।